इसमें दो टर्म है, पहला है वर्क, दूसरा है एनर्जी। वर्क मीन्स काम। तो काम किसको बोलते हैं? काम बहुत तरह का है कि नहीं? आप, हम पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बैठ के सुन रहे हैं, वो भी तो काम है, पढ़ाई का काम कर रहे हैं। बट देखिए, वर्क का दो व्यू है, एक सोशल व्यू, एक साइंटिफिक व्यू। सोशल व्यू में क्या है ना कि कोई भी एक्टिविटी, एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी इज वर्क। इफ यू आर रीडिंग दैट इज वर्क, इफ यू आर लिसनिंग दैट इज वर्क, इफ यू आर मूविंग दैट इज ऑल्सो वर्क। बट साइंस सेज दैट ऑल एक्टिविटी आर नॉट वर्क। सभी एक्टिविटी वर्क नहीं कहलाता है साइंस में। साइंस कहता है किसको वर्क कहेंगे? कहता है कि साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस, द वर्क विच कैन बी कैलकुलेट। मतलब आप कितना काम किए उसका कैलकुलेट करके अगर आप बता सकते हो, देन इट इज वर्क, अदरवाइज नॉट वर्क। According to science, you are listening my lecture. It is work on the basis of social. समाज में कहता है ये काम है, बट साइंस कहेगा कि ये काम नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट कैलकुलेट इट। तो वर्क इक्वल टू विच कैन बी कैलकुलेट। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं तो एक्टिविटी में क्या जरूरत पड़ता है? डेफिनेटली फोर्स। विदाउट ए फोर्स वी कांट डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क। कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं बिना फोर्स का, चाहे बाय सेल्फ यू और बाय एनी मैकेनिकल। कोई डिवाइस के, कोई मैकेनिकल के द्वारा हम फोर्स लगाते हैं। एंड इफ यू अप्लाई ए फोर्स, देन डेफिनेटली देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट। अगर आप कहीं पर भी फोर्स लगाते हो, किसी से भी, किसी तरह का भी, इफ ए फोर्स इज एक्टिंग, देन वेयर एक्सपेक्टेशन हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट का होता है। जैसे आपने किसी चीज पर फोर्स लगाया, भाई फोर्स क्यों लगाया आपने? ताकि वो ऑब्जेक्ट या जो भी चीज हो उसका डिस्प्लेसमेंट हो सके। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, देयर विल बी नो वर्क। इसीलिए तो कहा गया है ना कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या सीधे सिंबल में करेंगे तो W इक्वल टू F इंटू डी। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। साइंस के आधार पर की हम बात कर रहे हैं, सोशल के नजर में नहीं। सोशल का मतलब समाज है ना। समाज कहता है, पब्लिक कहेगा कि हाँ आपने काम किया, बहुत काम किया, बहुत पढ़ लिया, है ना। साइंस वो नहीं कहता है। साइंस मानता है कि आपने जो भी काम किया है उसको अगर आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं तो वो हम वर्क मानेंगे, अदरवाइज नहीं। तो कैलकुलेशन के लिए हमको दो चीज चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम पहले बताए कि बिना फोर्स का हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। एनर्जी चाहिए जिसको हम लोग फोर्स के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। सपोज यू आर राइटिंग समथिंग, आप कुछ लिख रहे हैं, तो लिखने में भी फोर्स लगता है। आप बैठ के सुन रहे हैं, उसमें भी फोर्स लगता है, बिकॉज यू मेक ए बॉडी पोस्चर इन ए पर्टिकुलर पोजिशन। आप बैठ के सीधा पर है, इसमें आपका बॉडी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, बट वो फोर्स किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखा पा रहा है, इसलिए हम वहां पर जीरो वर्क मानते हैं। फोर्स लगा रहे हैं ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, दैट मीन्स अगर ये जीरो हो गया
जीरो इंटू समथिंग इक्वल टू जीरो। देयर आर टू फैक्टर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाए तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। यही रीजन है कि साइंस जो है हर एक्टिविटी को वर्क नहीं मानता है। समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं आपको? व्हाट इज वर्क? तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम वर्क का डिफिनेशन ऐसा दे सकते हैं कि एन एक्टिविटी वेयर फोर्स इज एक्टिंग एंड देयर सम डिस्प्लेसमेंट, या फिर when a force is applying on an object and object is getting displacement, then it is said work. वर्क कहता है कि उसको कहेंगे जहां पर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के चलते कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, तो उसको हम वर्क कहेंगे। वर्क को तीन कैटेगरी में रखा गया है। नंबर वन, पॉजिटिव वर्क। नंबर टू, जीरो वर्क। एंड नंबर थ्री, नेगेटिव वर्क। These are the three types of work you can say according to the result. रिजल्ट के अनुसार आप वर्क को ये तीन भाग में बांट सकते हैं। पॉजिटिव वर्क मतलब जहां पर पॉजिटिव फोर्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ये जो पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ये तीनों कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्लासिफिकेशन हुआ। अदरवाइज फोर्स तो फोर्स होता है, वो कभी जीरो नहीं हो सकता है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ तो फोर्स इंटू जीरो इक्वल टू जीरो वर्क। आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव हो गया, डू यू नो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट? आप सामने की तरफ धक्का दे रहे हो, किसी कारण से ऑब्जेक्ट पीछे चला गया, आप ले जाना चाह रहे थे आगे और ऑब्जेक्ट चला गया पीछे, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। When the object get displaced against the direction of force, there is negative displacement. जब अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है ना, तो अगेन W इज इक्वल टू F इंटू डी, और F तो है ही, और यहां D का वैल्यू नेगेटिव में अगर आ जाए तो वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ओके। पॉजिटिव वर्क तो नॉर्मल पोजीशन हुआ, कोई ऑब्जेक्ट को आप धक्का दे रहे हो, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट आगे चला गया तो वहां तो पॉजिटिव। जीरो समझ गए, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वर्क कितना हो गया? जीरो। नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव का एग्जांपल आप दे सकते हैं? ऐसा कोई एग्जांपल बताइए। अच्छा, तो आप दीवार में धक्का मारे तो किसको डिस्प्लेस करना चाह रहे थे, खुद को या दीवार को? तो दीवार तो नहीं गया, तो जीरो वर्क हुआ ना। आप चले गए, वो आप पर थोड़े ना, आप पर हम फोर्स थोड़े लगाए थे। हम अगर दीवार पर धक्का दे रहे हैं अपने को डिस्प्लेस करने के लिए या दीवार को डिस्प्लेस करने के लिए, तो फिर दीवार तो जीरो ना हो गया। तो आप पीछे हट गए तो आपका वर्क तो नहीं ना हुआ। वो बेस्ट एग्जांपल है
सी सॉ देखिए ना, पार्क में सी सॉ जो होता है, ये देखिए, अगर यहां ऑब्जेक्ट है, आप फोर्स नीचे की तरफ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। कुआं से बाल्टी अगर हम खींचते हैं पुल्ली लगा के, तो खींचते हैं नीचे, यू आर अप्लाइंग डाउनवर्ड, बकेट इज मूविंग अपवर्ड। फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट में अगर मूव करता है तो वहां पर नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, अभी दिमाग में आपका नहीं आ रहा हो, बट आप अगर खोजेंगे तो बहुत ऐसा सिचुएशन होगा, है ना। लीवर जो होता है ना, लीवर, सी सॉ, ऐसे ऐसे नहीं, पार्क में नहीं बच्चा लोग करता है, तो वो एक लीवर पर काम करता है। लीवर में है फोर्स, फल्क्रम, एक्सिस। जैसे इधर फोर्स देंगे तो उधर, कैंची जो होता है नीचे दबाते हैं तो वहां ऊपर जाता है या कटता है, उस तरह से होता है ना, चिमटा टाइप का जैसे होता है। बहुत ऐसे डिवाइसेस है, आप खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। सो नाउ वी विल डिस्कस ऑन द पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव वर्क में क्या क्या होता है, ठीक। सो पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क में वर्क का डेफिनेशन लिख देंगे, डेफिनेशन लिख लीजिए ना। डिफाइन द वर्क पहले लिख लेते हैं। When a force acts on the object and it displaced through a distance, then it is said work. Work is equal to F into D. D for displacement. बट बहुत ऐसा बुक है जहां पर F into S लिखता है, means distance. So you know very well what is the difference between distance and displacement. In the case of work, actual equation is force into displacement. तो नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि जिधर फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट उधर ही जाता है और जितना दूर ले जाते हैं वैसे ही जाता है। सो नॉर्मली इन आवर सराउंडिंग वी फाइंड दैट displacement is equivalent to distance, but some special cases we need to find the actual displacement. For example, when you throw a stone, अगर आप किसी स्टोन को फेंकते हो हाथ से तो उसका शेप कुछ इस टाइप का बनता है कि नहीं। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल। सपोज यू थ्रो द स्टोन, यू हैव थ्रोन द स्टोन, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? जो मैक्सिमम हाइट जाता है वहीं तक आपका वर्क होता है। सो दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। आप किसी पत्थर को फेंकते हो ना, तो जब फेंकते हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है और वो पत्थर जितना मैक्सिमम हाइट गया वहीं तक आपका वर्क हुआ। और बोलिएगा तब सर इतना दूर जो आया ये आपका वर्क नहीं, टू वॉच द ग्रेविटी के कारण इधर गिर रहा है।
आपके फोर्स के कारण यहीं तक गया। इन दिस सिचुएशन डिस्टेंस इज डिफरेंट देन द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। सो अगर हम वर्टिकली लेते हैं, सो इट इज जस्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, बट योर सिलेबस इज नॉट ट्रिग्नोमेट्री। हम डायरेक्ट शॉर्टकट में आपको बता देते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो भी डिस्टेंस होगा, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये हो जाएगा तुम्हारा। अगर इसको हम डिस्टेंस को s लिखते हैं, s इज द डिस्टेंस, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी s cos थीटा। ये कहां से आया, दिमाग में नहीं घुस रहा है ना, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है। अपर क्लास में यानी कि आने अगले क्लास में आप लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर, एंड दैट इज पी, डी एंड एच। ये तो जानते ही होंगे, है ना, ज्योमेट्री में। तो इससे हम लोग एंगल के थ्रू से एक साइड दूसरे साइड के रेशियो कैसे निकालते हैं वो है, और वो साइन कॉस्ट एंड ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। सीधा सीधी जान लीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट करता है या डिस्टेंस मूव करता है या कोई डिस्टेंस कवर करता है तो वहां पर हम s cos थीटा लगाएंगे और उस जगह वर्क इज इक्वल टू f इंटू s cos थीटा लिखा जाता है। तो आप बोलिएगा सर ये फॉर्मूला बुक में तो है नहीं। तो हम जैसे अभी थोड़ा पहले बताए कि नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग जब किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो यहां पर नॉर्मली ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, उसी डायरेक्शन में हो जाता है कोई एंगल। ये स्पेशल सिचुएशन है ये सब, है ना। तो s cos थीटा और d सेम हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। उस पर भी क्या, d इज इक्वल टू s, d इज इक्वल टू s हो जाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाता है। तो ओवरऑल हम w इज इक्वल टू f इंटू s, सिंपल। W इज इक्वल टू f इंटू s, s क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। बट एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, इसको मॉडिफाई किया इसने, फिर इसको मॉडिफाई किया इसने, है ना, यहां से यहां तक आ गए। क्योंकि f और d और s सेम है नॉर्मल कंडीशन में। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को हम धक्का देंगे आगे तो डिस्टेंस इतना ही आएगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जब सेम हो जाए तो हम f इंटू डी नहीं लिख करके f इंटू एस लिखेंगे। और वर्ग का ऐसा यूनिट, अभी तक ऐसा यूनिट नहीं, जूल। जूल इसलिए बोला जाता है ना, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, है ना, नाम था साइंटिस्ट का, उन्होंने इसके नाम के ऑनर में ये दिया गया। बट अगर ऐसा यूनिट की बात करें, एफ का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर भी लिखा जाता है। ठीक है, ओके, कल फिर बता देंगे। घंटी भी